दोस्तों, मानती सुंदर की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही मज़ेदार और सस्पेंस से भरी हुई। जब राधिया कर रही होती है काम उनके अपने घर में, वो भी उन लोगों के नीचे, और राधिया मोंटू के भांजे के ऊपर धूल गिरा देती है। तो मोंटू की माँ ये सब देख लेती है और वो कहती है कि तुम्हें अपनी इज्जत रास नहीं है क्या? क्या हम तुम्हें इतने प्यार से रख रहे हैं, इसी वजह से तुम हमारे सर पर चढ़ रही हो और कुछ ज़्यादा ही उड़ रही हो। तुमने मेरे बेटे पर आखिर धूल गिराई कैसे? वो अपने बेटे को कहती है कि तुम अभी कालक लो और इसके मुंह पर मल दो, मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है तुम्हें। अभी और इसी वक्त तुम इसका मुंह काला करोगे। मुझे ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं है कि कोई मेरी बेटे की बेइज्जती करे। प्रथम ये बात सुनकर चुप नहीं रहता। वो कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर वो कहते हैं कि अभी अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो और निकलो यहाँ से। तो सारे घर वाले प्रथम को कहते हैं कि चुप हो जाओ। प्रथम चुप तो हो जाता है, लेकिन वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी के मुंह पर कोई कालक मले, और वो चुप करके देखता रहे। और इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो भी उसके आंखों के सामने वो मंटू का भांजा वो कर रहा था अपनी मर्जी, और वो प्रथम की बीवी के मुंह पर, जो कि राधिया है, उसके मुंह पर कालक मलने जा रहा था। लेकिन प्रथम ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और वो जाता है आगे और वो उसे के गले से पकड़ लेता है और कहता है तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो भी मेरे ज़िंदा होते हुए। तुम्हें मगर राधिया को छूना भी है तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। सारे घर वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ प्रथम वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उसके भांजे को धक्का देता है, मोंटू के भांजे को, और कहता है और तुम अगर मेरे बीवी के करीब भी आए तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। जैसे ही ये बात सुनता है मोंटू का भांजा, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम अब हमारे घर में रह रहे हो और हमारे ही तलवे चाट कर हमें धमकी दे रहे हो तुम। जब मोंटू का भांजा ये बात कहता है तो प्रथम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि चाहे अब ये तुम्हारा घर हो, लेकिन तुमने हमसे धोखे से लिया है। ये हमारी मेहनत की कमाई का घर है और तुम तो ऐसे ही कब्ज़ा कर कर बैठ गए हो इस पर। अगर हम पुलिस को चाहें तो अभी और इसी वक्त ये तुम्हारे से ये घर वापस ले सकते हैं, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते। जब प्रथम ये बात करता है तो मोंटू का भांजा कहता है तुम ये कर भी नहीं सकते। अगर तुमने पुलिस को बुलाने की कोशिश की तो हम अभी और इसी वक्त तुम्हें इस घर से निकाल देंगे, और फिर तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। जब ये बात करता है मोंटू का भांजा तो प्रथम कहता है मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। प्रथम कहता है कि मेरे होते हुए कोई मेरी बीवी को छू भी नहीं सकता और ना ही किसी को मैं अपनी बीवी को हाथ भी लगाने दूंगा। जब प्रथम ये बात कहता है तो वो कहता है कि अगर तुम इतने इज़्ज़तदार हो तो रोक लो मुझे, और वो उसके गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है नज़दीक भी नहीं आएगा कोई राधिया के। अगर कोई इसके नज़दीक आने की कोशिश करेगा तो उसे यहीं खड़े खड़े मार डालूंगा। जब ये बात सुनता है मोंटू का भांजा तो वो डर तो जाता है कि ये इतने गुस्से में कैसे आ गया। अब तक तो ये भीगी बिल्ली बना हुआ था अपनी दादी की वजह से। मैं पीछे ही हट जाता हूँ। तो मोंटू का भांजा हट जाता है पीछे और वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि अगर मोंटू इनको यहाँ पर रहने के लिए नहीं कहता तो आज हम इस मुसीबत में ही ना पड़ते और ना ये हमारे सरों पर नाच रहे होते। और दूसरी तरफ मोंटू की माँ वो कहती है कि तुमने देखा नहीं उसने तुम्हारे भांजे को कैसे नीचा दिखाया। मोंटू कहता है कि अगर वो सब लोग हम पर हावी हो जाते और हमसे ये कागजात छीन लेते, घर के पेपर्स, और फिर हम क्या करते। तो मोंटू कहता है हमारी समझदारी इसी में ही थी कि हम उन्हें इज़्ज़त से हफ्ता यहाँ पर रहने दें और फिर हम उन्हें निकाल देंगे घर से। और एक हफ्ते के बाद जैसे ही हफ्ता गुजरेगा और वो लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अब हम क्या करेंगे। वो लोग तो हमारे सरों पर चढ़ते जा रहे हैं और हमसे कहीं कागजात छीन ना लें घर के ज़बरदस्ती। जब प्रथम ये बात कहता है तो
प्रथम वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सोच रहा होता है कि आखिर वो मेरी राधिया को छूने की कोशिश भी कैसे कर सकता है। प्रथम राधिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई उसको हाथ भी लगाए। दूसरी तरफ राधिया बहुत परेशान होती है। वो कहती है, प्रथम सर, आप मेरी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए थे और आपको उस लड़के से लड़ना भी पड़ा मेरी वजह से। ना ही मैं कोई गलत काम करती और ना ही वो लोग ये करते आपके साथ और मेरे साथ। प्रथम कहता है, नहीं, इसमें राधिया तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये सब उसी का कसूर है। वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर उड़ रहा था, उसको उसकी जगह दिखाना ज़रूरी था। प्रथम ये बात कहता है और कहता है, राधिया तुम चुप रहो, अब मैं इनसे कैसे हमारी प्रॉपर्टी और घर वापस लेता हूँ, आप देखते रहें। प्रथम कोई और नई चाल सोच रहा होता है कि हमें कैसे मिलेंगे वो कागजात, घर के पेपर्स। लेकिन राधिया को शक तो था। वो लड़का लेकर जा रहा था एक स्क्रू ड्राइवर और उसी में उसने कागजात रखे हुए थे, लेकिन उसको दिखे नहीं थे कागजात। वो तो स्क्रू ड्राइवर छुपा कर लेकर जा रहा था, इस वजह से उनको पता नहीं चल पाया। लेकिन राधिया को शक तो था और उसने देख भी लिया था। और राधिया प्रथम को कहती है कि प्रथम सर, आप देखने की कोशिश करें उस स्क्रू ड्राइवर में, कहीं उसी में तो कोई कागजात मौजूद नहीं है। प्रथम कहता है, तुम ठीक कह रही हो, मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें कोई ना कोई कागजात मौजूद ज़रूर होंगे और जैसे ही हमें वो कागजात मिलेंगे हम ये घर और सब कुछ उनसे छीन लेंगे और फिर इन्हें रोड पर फेंक देंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे। अभी तो इन्हें मज़े में रहने दो और हम अपनी चाल चलते हैं और कोशिश करते हैं कि जैसे ही ये लोग हमारे से ध्यान हटाएंगे हम फ़ौरन अपने घर के कागजात ले लेंगे इनसे और फिर इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे। दूसरी तरफ दादी वो कहती हैं कि राधिया, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस लड़के पर धूल फेंकने की। राधिया कहती है, दादी मैंने जानबूझकर नहीं फेंकी, वो तो गलती से मैं झाड़ू दे रही थी और चली गई उसके ऊपर, और फिर मुझे शक भी था कि कहीं वो कुछ छुपा कर लेकर जा रहा है। प्रथम कहता है, ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि ढूंढते हैं आखिर उस स्क्रू ड्राइवर में था क्या आखिर। और प्रथम बहुत ही ज़्यादा अब परेशान होता है कि आखिर वो करे क्या, वो कहाँ से ढूंढे वो स्क्रू ड्राइवर। उन्होंने वो स्क्रू ड्राइवर छुपा दिया था कहीं पर और किसी को पता भी नहीं था। राधिया कहती है, प्रथम सर, आप परेशान ना हो, मैं कोशिश करती हूँ कहीं ना कहीं से वो स्क्रू ड्राइवर ढूंढने की। और राधिया कहती है कि प्रथम सर, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ आपके लिए। और क्या हमने आज तक सारी मुश्किलों का इकट्ठे हल नहीं ढूंढा है, आज आप अकेले कोशिश कर रहे हैं और मैं आपका साथ दूंगी और हमेशा ही आपके साथ खड़ी रहूंगी। जब राधिया ये बात कहती है तो प्रथम कहता है, राधिया नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है, मैं बस ये नहीं चाहता कि वो लोग तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएं और कोई तुम्हें हाथ भी लगाए। दूसरी तरफ सारे घर वाले परेशान होते हैं और ऊर्नी बुआ वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं। वो खुद को ज़िम्मेदार समझ रही थी इस सब का और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और सबसे माफ़ी मांग रही थी कि आखिर मैंने ये सब कुछ क्या कर दिया और अब तो मैं कागजात के हवाले से उस मोंटू की बीवी भी बन चुकी हूँ और वो मोंटू वो पता नहीं क्या करेगा उन पेपर्स का। उस पर तो मेरे साइन भी हुए थे, लेकिन उसने झूठ बोला था, मैं उसकी बीवी बिल्कुल भी नहीं बनी और हमारी शादी भी नहीं हुई। मैं तो यही सोच रही थी कि मैं उसकी बीवी बन चुकी हूँ और मुझे वो हमेशा अपने साथ रखेगा, लेकिन वो तो बहुत ही चालाक निकला और वो अपनी चाल चल गया। वो तो मुझसे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, उसने हमें फंसाया था कि हम उसके चाल में फंस जाएं और फिर वो अपना काम करके निकल ले, और उसने अपना काम निकलवा भी लिया मुझसे। ऊर्नी बुआ ये सब सोचकर परेशान हो रही होती हैं तो राधिया कहती है कि बुआ जी आप परेशान ना हो, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये सब कुछ तो उसकी चाल थी और आपको कैसे ही पता चलता। आप तो बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी शादी की वजह से और इतने सालों बाद आपकी ज़िंदगी में खुशी आई थी। ऊर्नी बुआ जब ये बात सुनती है तो वो राधिया को कहती
کہتی ہے رادیہ تم ہی ایک میری بات سمجھ رہی ہو، لیکن کاش میں تمہاری بات اس وقت سن لیتی، تمہیں تو وہ لوگ شروع سے ہی کھٹک رہے تھے لیکن ہم نے ہی تمہاری بات نہیں مانی۔ رادیہ کہتی ہے کہ بوا آپ پریشان نہ ہوں، میں جانتی ہوں کہ ان کا کچھ نہ کچھ کیسے کرنا ہے، میں ڈھونڈ لوں گی وہ سب پیپرز اور پھر دیکھیے آپ کہ ہم کیسے نکالتے ہیں انہیں گھر سے۔ جب رادیہ یہ بات کرتی ہے تو بوا کہتی ہے رادیہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم کوشش کرتی رہو اور ہم انہیں نکال دیں گے اپنے گھر سے اور پھر سے اپنے سارے پراپرٹی پیپر واپس لے لیں گے ان سے۔